नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य गतिविधियों के साथ। 5 देशों की यात्रा पर रवाना प्रधानमंत्री। घाना होगा 8 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया का भी करेंगे दौरा। दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए, क्वाड की बैठक में बोले एस जयशंकर। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने की व्यापक चर्चा। हार्ट अटैक से मौत का कारण कोविड वैक्सीन नहीं। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में भारत में अचानक होने वाली मौतों और कोविड-19 वैक्सीन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं। देश में दी जा रही कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और असरदार, बहुत ही कम मामलों में कोई गंभीर साइड इफेक्ट। चीन के बाहर जन्मा व्यक्ति बनेगा अगला दलाई लामा। तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु के दाव से चिंता में चीन। दलाई लामा जल्द करेंगे उत्तराधिकारी का ऐलान। परंपरा 600 साल से जारी। और अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से हुआ रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को दिखाई झंडी। पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी 38 दिन तक चलने वाली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज और कल यानी 2 और 3 जुलाई को घाना में रहेंगे, जो 30 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के राष्ट्रपति जॉन द्रामनी महामा और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वो घाना के राष्ट्रपति से मिलकर आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और विकास सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ECOWAS यानी इकोवास और अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। 3 और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, जहां 40 से 45% आबादी भारतीय मूल की है। 1999 के बाद ये पहली प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा हो रही है। राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित वो कर सकते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करना है। इसके बाद अपनी यात्रा के तीसरे चरण में 4 से 5 जुलाई तक प्रधानमंत्री अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत में रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना दुर्लभ खनिजों का बड़ा स्रोत है और भारत इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। ये दौरा भारत अर्जेंटीना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करेगा। खासकर ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से ये दौरा अहम है। वहीं 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील का दौरा करेंगे। 17वां ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन रियो दी जेनेरियो में आयोजित किया जा रहा है। ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासीलिया जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित तमाम हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर भी द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। ये उनकी चौथी ब्राजील की यात्रा होगी। भारत और ब्राजील आतंकवाद विरोधी और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ा सकते हैं। यात्रा के अंतिम चरण में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतोआ से मुलाकात करेंगे। नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी देंगे। संसद को भी संबोधित कर सकते हैं। ये उनकी पहली नामीबिया यात्रा है। नामीबिया में कई खनिजों का विशाल भंडार है। नामीबिया से ही भारत चीते लाए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, अनुसंधान, विकास और नवाचार यानी RDI योजना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुड़ी रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 99,446 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी ELI को मंजूरी दी है, ताकि अगले 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का सृजन हो सके। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। कॉस्ट भी लगती है एक जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर्स। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है, ओवरऑल ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, दोनों एक सस्टेन्ड वे में चल पाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए दूरदर्शी और रणनीतिक रोड मैप पेश करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। इसका सबसे पहला कंटूर कैसे हम देश के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के जियो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। कहीं पे बीचेस है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यूज करने का और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और हर जगह PPP CSR का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना, जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से जो बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने, देश के सामने रखा है, विकसित भारत बनने के समय
भारत अमंग द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल हो, वो इस नीति से अचीव करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को 50 विलेजर सेवा संस्थान के छात्रों, पूर्व छात्रों और मार्गदर्शकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 50 विलेजर सेवा संस्थान के छात्रों, साथ ही पूर्व छात्रों से बातचीत की और उनका मार्गदर्शन भी किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा, जिन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 101(3)(b) के अनुरूप इसे पाते हुए स्वीकार कर लिया। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले को एक निंदनीय कृत्य बताया है और एक सुर में इसकी निंदा की है। सभी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस बारे में संबंधित अधिकारियों से सहयोग का आग्रह किया है। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एकजुट होकर कहा कि इस हमले के गुनाहगारों, इसके पीछे के साजिशकर्ताओं और इसे फंड करने वालों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। क्वाड का यह संयुक्त बयान मंगलवार को हुई विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया इसमें शामिल थे। चारों नेताओं ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दिखाया, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ाने की बात दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को एक समान नहीं मानना चाहिए। भारत को आतंकवादी हमलों से अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है। क्वाड साझेदारों से भारत को समर्थन की उम्मीद है। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले मीडिया को ये टिप्पणी दी और कहा कि विश्व को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जाना चाहिए। भारत को आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्वाड साझेदार इस बात को समझेंगे और इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए चयन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। And let me begin by saying that we're all committed to ensure a free and open Indo-Pacific. To that end, our endeavors are devoted to promoting a rules-based international order. It is essential that nations of the Indo-Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. The working of the Quad has also been made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble, and focused Quad will certainly help deliver better. Quad is about deepening our convergence and expanding our common ground. I value our consultations on different dimensions of the Indo-Pacific in that regard. A lot is happening in the world, and I'm sure that our exchange of views will be very valuable for all of us. A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss, and I'm sure we will agree.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बेहतर करने को लेकर चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और पोस्ट में उन्होंने कहा कि पीट हेगसेथ से बात करके बहुत खुशी हुई। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को और गहरा करने, क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए चल रही और नई पहलों की समीक्षा के लिए बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका द्वारा भारत को दिए गए अटूट समर्थन के लिए सराहना भी जाहिर की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी निगरानी और व्यापक सुरक्षा के बीच श्रद्धालु आगे बढ़े। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 4,500 से ज्यादा भगवान भोलेनाथ के भक्त आज पहले जत्थे में बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु रवाना हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के 40वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। रेल वन ऐप यात्रियों की सभी जरूरी सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को आरक्षित, अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन और PNR पूछताछ, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग जैसी सभी सेवाओं तक सरलता से पहुंच मिलेगी। साथ ही इसमें माल परिवहन यानी फ्रेट से संबंधित पूछताछ की सुविधा भी उपलब्ध है। यह ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप में R वॉलेट यानी रेलवे ई-वॉलेट की सुविधा भी है। Your one-stop shop for all public-facing rail services. With one rail, one login. Start your journey with a super easy login. This app gives you everything in one place. Whether it's booking reserved or unreserved tickets or checking your platform, the home menu gets you there faster. Book tickets, check train details, and get help through Rail Madad. No more switching between different apps. Just download Rail One and you're all set. Rail One is a smart, कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। कोई पैदल चलते हुए या कोई बैठे बैठे हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। लगातार बढ़ रहे इन मामलों को लेकर ऐसा दावा किया गया कि कोविड वैक्सीन के कारण ये हो रहा है। हालांकि इन दावों को लेकर ICMR और एम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस मुद्दे पर देश की 2 सबसे बड़ी मेडिकल संस्थाओं ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बड़ी और गहरी जांच की है, जिसमें साफ कहा गया है कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों का कोई सीधा संबंध नहीं है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि युवाओं में हो रही मौतों की वजह कई तरह से कारण के परिणाम स्वरूप हो सकती है, जिनमें आनुवांशिकी, जीवन शैली, पूर्व मौजूदा स्थितियां और पोस्ट कोविड जटिलताएं शामिल हैं। इस बार धर्मशाला में जब दलाई लामा अपना 51वां जन्मदिन मनाएंगे तो ये मौका खास होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो इस अवसर पर अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं।
तिब्बती बौद्ध धर्म में नए दलाई लामा का चयन विशेष पारंपरिक प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। ये पुनर्जन्म से भी जुड़ा होता है। इस प्रक्रिया में चीन भी एक तरह से अपनी दखलंदाजी चाहता है। चीन का कहना है कि उसके नेताओं ने को दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है, लेकिन तिब्बतियों को संदेह है कि चयन में चीन की कोई भी भूमिका समुदाय पर प्रभाव डालने की एक चाल है। इस बार उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल उनके धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी रणनीतिक कारणों से दिलचस्पी का विषय है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। उनके अनुयायी बौद्ध धर्म से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। तिब्बत से आने के बाद दलाई लामा ने धर्मशाला को अपने निर्वासित सरकार की राजधानी बनाया। तब से वो यहीं से दुनिया भर में फैले तिब्बती बौद्धों को आध्यात्मिक प्रमुख हैं। अपने अनुयायियों के साथ भारत आए हुए भी उन्हें 66 साल हो गए हैं। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये जहाज मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया और इसे रिकॉर्ड समय में डिलीवर किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्रिगेट बहुत से मिशनों के लिए कार्य करने में सक्षम है और ये जहाज समुद्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटते हुए भारत के हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त है। P-17A जहाजों के पूर्ववर्ती P-17 जहाजों की तुलना में 4.54% यानी करीब ये 5% अधिक बड़े हैं। इन जहाजों को P-17 वर्ग की तुलना में अधिक आधुनिक और रडार रोधी विशेषताओं वाले उन्नत हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। इस जहाज को जिन हथियारों से लैस किया गया है उनमें सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, 76 मिलीमीटर गन और तीव्र गति से गोलीबारी करने वाली 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर की हथियार प्रणालियां भी शामिल हैं। ये जहाज आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाता है, क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा सिस्टम और घटक भारतीय निर्माताओं से प्राप्त किए गए हैं, जिनमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस स्टार्टअप तगड़ा रहो के अपने मन की बात के कार्यक्रम में सराहना की, जिसने परंपरा और आधुनिकता को एक खूबसूरत तरीके से जोड़ा है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़े एक वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। As a founder of a startup, I can tell you that it is life-changing. I don't think we can express how grateful we are for the opportunity that we were given through मन की बात। मेरी शुरुआत इसमें हुई थी क्योंकि मेरे हाथ पे 75% पैरालिसिस था, मेरे लेफ्ट हाथ पे, जो कि किसी भी चीज से मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। भारत के जो पारंपरिक व्यायाम के इक्विपमेंट है, मुद्गर हो गया, गदा हो गया, ये सारी चीजें थी जिन्होंने मेरे को मेरा पूरा हाथ वापस दिया। फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे इस क्षेत्र से जुड़े कोचेस और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए, जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। When we actually were featured on मन की बात, I think that changed the trajectory for us because overnight आप एक इतनी सी टीम जो कोशिश कर रही है एक चीज को रिवाइव करने का, वो टीम सडनली लाइमलाइट में आ जाती है। जो कंट्री के सबसे क्रेडिबल सोर्स हैं वो आपके बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चेंज ले आता है 24 आवर्स के अंदर। सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहे, फिट रहे। वो ट्वीट देखा, मन की बात जो एयर होता है न्यूज चैनल्स पे, वो देखा, तो ओवरनाइट द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट पीपल हैड अबाउट व्हाट वी वर डूइंग, इट चेंज्ड। To be mentioned by our Prime Minister, it gives you a platform like no other, it gives you validation like no other, and it gives you credibility like no other. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको जितने ज्यादा लोगों के पास ले जा सकें उतना अच्छा। हर घर में देखना चाहते हैं कि एक गदा हो, एक मुद्गर हो, एक समतोला हो, लोग अपनी चीजों को रिलेट कर सकें स्ट्रेंथ से। I want that the world should acknowledge this format, the world should experience it. Forever thankful and grateful to the Prime Minister for this opportunity.